हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 8th से लेसन 2 द शू मेकर एंड द एल्व्स। शू मेकर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यह कहानी किसी शू जूते मेकर जूते बनाने वाले की कहानी है, जिसे हम दूसरे शब्दों में कॉबलर भी कहते हैं। कॉबलर, ओके। एंड द एल्व्स, अब ये एल्व्स जो है वो एल्फ का प्लूरल फॉर्म है। एल्फ ये छोटे छोटे क्रीचर होते हैं, बौनों के साइज के, और इनमें परियों जैसी दैवीय शक्तियाँ होती हैं, जिसकी सहायता से वे काम करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। तो ये तो एल्फ की बात हो गई। हमारे पास है एल्व्स, एल्व्स प्लूरल फॉर्म में है। तो अब ये इससे पता लगता है कि ये जो कहानी है वो किसी शू मेकर की और एक से अधिक एल्फ के बारे में है। तो चलिए देखते हैं आगे। Most of you will know the story of the sad woodcutter. Woodcutter किसे कहते हैं? लकड़हारे को। Who had lost his axe. Axe कहते हैं हम कुल्हाड़ी को, ओके। तो हम में से लगभग सभी लोगों ने या बहुत सारे लोगों ने एक उदास लकड़हारे की कहानी सुन रखी है, जिसने अपनी कुल्हाड़ी खो दी थी कहीं। Who helped him? उसकी सहायता किसने की? Helped, help का सेकेंड फॉर्म है helped। ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी हम कोई कहानी बताते हैं या लिखते हैं तो उसमें हमें हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो कहानियाँ होती हैं वो हमेशा भूतकाल में ही होती हैं, ठीक है। तो कहानी बताने के लिए आप सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और आपने ध्यान भी दिया होगा कि आपके बुक में ज़्यादातर हम स्टोरीज ही पढ़ते हैं और वो सेकेंड फॉर्म में ही होती है। अगर अब तक आपने ध्यान नहीं दिया है तो अब ध्यान दीजिएगा हर वाक्य में, ठीक है। तो यदि आप लोगों ने उस सैड वुडकटर की कहानी सुन रखी है जिसने अपनी कुल्हाड़ी खो दी थी, तो उसकी सहायता किसने की थी? यदि आप जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को शुरू करते हैं। Once there was a very poor shoemaker. कहानियाँ कैसे शुरू होती है? एक समय की बात है। There was a very poor shoemaker. एक बहुत ही गरीब shoemaker रहा करता था। पुअर का अर्थ होता है गरीब। He and his wife lived in a little house. कैसे घर में रहते थे वो? छोटे से घर में रहते थे, ठीक है। ऑन द एज ऑफ अ वुड। देखिए, एज का अर्थ होता है किनारे, ठीक, जैसे तालाब के किनारे, सड़क के किनारे या नदी के किनारे, तो हम उसके लिए एज का प्रयोग करते हैं। कहा था ऑफ अ वुड। अब देखिए, ये अ वुड के किनारे था। अब ये अ वुड क्या होता है? वुड का अर्थ तो आप लोग जानते हैं, वुड का अर्थ होता है लकड़ी। और जब भी कभी हम वुड के सामने अ लगा देते हैं तो वो हो जाता है अ वुड, और उस जिसका अर्थ होता है जंगल, ठीक है। तो वो एक जंगल के किनारे रहा करते थे। और ये इस तरह के कुछ वर्ड्स मैंने अपने पुराने लेसन्स में भी या पुराने वीडियोस में भी बता रखे हैं। यदि आप उन वीडियोस को देखते हैं तो आपको इस तरह के शब्दों
के बारे में या उनके प्रयोग का पता चलेगा, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। तो वो दोनों एक जंगल के किनारे छोटा सा घर बनाकर रहा करते थे। There were not many people who would buy shoes from the shoemaker. वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे जो कि उस शूमेकर से शूज खरीदते। ठीक है, मतलब उसके ग्राहकों की संख्या कम थी। क्यों कम रही होगी भाई? आप भी जब कहीं कुछ खरीदने जाते हैं किसी दुकान में कपड़े या जूते, तो आप क्या करते हैं? दुकानदार से आप बोलते हैं कि हमें और अच्छा वाला दिखाओ और फैशनेबल दिखाओ, है ना? जो लेटेस्ट फैशन में है वो खरीदना हम पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि शूमेकर के बनाए हुए जूते बहुत सिंपल रहते होंगे, इसलिए लोग उनको ज़्यादा खरीदना पसंद नहीं करते थे। Each day his store of leather became less and less. Each day का अर्थ होता है प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, हर दिन। His store of leather, उसका जो चमड़ों का जो संग्रहण था, उसने स्टोर करके रखा था चमड़े जूते बनाने के लिए, became less and less, वो रोज कम होते चले जा रहे थे। He did not have money to buy more leather. उसके पास पैसे नहीं थे कि वो और शूज खरीद सके। बाई मतलब होता है खरीदना, ओके? He did not have money. Didn't have money, did not have money मतलब पैसों का नहीं होना, ओके? He did not have money to buy more leather. उसके पास और भी चमड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। Day by day, दिन प्रतिदिन, the shoemaker and his wife grew poorer. शूमेकर और उसकी वाइफ जो है गरीब से और गरीब होते चले जा रहे थे। ठीक है, एट लास्ट देयर वॉज लेदर फॉर ओनली वन पेयर ऑफ शूज। एट लास्ट, आखिरकार, देयर वॉज लेदर, उसके पास चमड़े बचे, फॉर ओनली वन पेयर ऑफ शूज। ओनली मतलब केवल, मात्र, सिर्फ एक जोड़ी जूतों के लिए उसके पास चमड़े बचे रह गए, बाकी सब उसने बनाकर बेच दिए। अब आप बोलेंगे जब वो रोज बनाता था तो फिर उसके पास वो चमड़ा क्यों नहीं खरीदता था? उसके पास क्यों कम थे चमड़े, या वो गरीबी में क्यों जी रहा था? तो उसके अच्छे दाम उसको नहीं मिलते थे अपने जूतों के। बिक्री तो हो जाती थी पर अच्छे दाम नहीं मिलते थे, और उसके पास और भी खर्चे रहे होंगे, भोजन के लिए, दवाइयों के लिए, और भी चीज़ें जो हमको अपने दैनिक जीवन में उपयोग के लिए लगती हैं। तो अब क्या हुआ, उसके पास केवल एक जोड़ी जूतों के लिए ही चमड़ा बचा। The shoemaker cut out the last pair of shoes. shoemaker ने उसको काटा, उस आखिरी पीस को, आखिरी जोड़े के लिए जो था शूज के लिए। And he said to his wife, "Tomorrow I will sew them." उसने अपनी पत्नी से कहा, tomorrow मतलब आने वाला कल, I will sew मतलब होता है सिलाई करना, ठीक है? और will लगा है मतलब ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। फ्यूचर टेंस के लिए हम जब भी इस्तेमाल करते हैं शैल या विल का इस्तेमाल करते हैं, और इन शब्दों से हमें समझ में आता है कि जो बात हो रही है वो फ्यूचर टेंस की हो रही है। तो वो अपनी वाइफ से कहता है टुमारो, कल, आई विल सीव देम, मैं इन्हें सी दूंगा। ओके, What are the problems the shoemaker faced? ये देखिए, ये जो राइटर है वो जानना चाहता है, या जिसने इस बुक को बनाया है वो जानना चाहता है कि
आपको क्या लगता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं दैट द शू मेकर फेस्ड, जिन्हें शू मेकर फेस करता था या उसे रोज उसका सामना करना पड़ता था, ऐसी कौन सी समस्याएं रही होंगी। आप इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट मॉर्निंग द शू मेकर गॉट अप and went into his shop. अगली सुबह शूमेकर उठा और वो कहाँ गया, अपनी शॉप में गया, है ना। He was surprised at what he saw. Surprised, surprise का second form. Surprised, आश्चर्यचकित रह गया, किस बात पे, एट वॉट ही सॉ। सा जो है वो सी का सेकेंड फॉर्म है। सी मतलब देखना, जो कुछ भी उसने दुकान में देखा उसे देखकर वह बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह गया। देयर ही सॉ अ पेयर ऑफ शूज, वहां उसने एक जोड़ी जूते के देखे। ओके। ही हैड नेवर सीन अ बेटर पेयर ऑफ शूज। नेवर मतलब कभी नहीं, सीन मतलब देखा था, अ बेटर पेयर बेहतर जोड़ी ऑफ शूज जूते के। उसने आज से पहले जूतों की इससे बेहतर जोड़ी कभी भी नहीं देखी थी। द शूज वर परफेक्ट, शूज एकदम परफेक्ट बने हुए थे। द स्टिचेस वर फाइन, स्टिच वो जो सिलाई करते हैं, जो टाका लगता है उसे हम स्टिच कहते हैं। स्टिचेस वर फाइन, स्टिचेस एकदम फाइन थे, सुंदर थे, जैसे होने चाहिए, एक बढ़िया सफाई के साथ सिले हुए थे। दे वर सो वेरी वेल मेड दैट दे वर सोल्ड एट वंस। वो जो जूते थे वो बहुत अच्छे बने हुए थे, वेरी वेल मेड, बहुत बढ़िया बने हुए थे। दैट दे वर सोल्ड एट वंस, जिससे वो एक बार में ही बिक गए। अब देखिए, उसने तो जूतों को सीला नहीं था, सिर्फ चमड़े की कटाई उसने की थी और वहाँ पे रख दिया था, और उसके बाद उसको अगले दिन अपने दुकान में सिले सुलाए जूते मिले थे, बने बनाए हुए। ओके। हु डू यू थिंक kept the shoes in the shop? आपको क्या लगता है ये जूते उस दुकान में कौन रख के गया होगा? क्या कोई आइडिया है आपको? नहीं है? तो चलिए आगे देखते हैं। The shoemaker went to the market with the money. अब shoemaker क्या किया? Went to the market. Went जाने का पास्ट फॉर्म, गया, कहाँ? मार्केट गया। विद द मनी, क्या लेकर गया वो? मनी लेकर गया। अब उसके पास वो जूते बिक गए तो उसके पास पैसे आ गए। ही बॉट लेदर फॉर 2 पेयर्स ऑफ शूज, और उसने वहां जा करके 2 जोड़ी जूतों के लिए चमड़ा खरीदा। ठीक है, एक जोड़ी उसने बेचा था, लेकिन उसके पास इतने पैसे हो गए थे उस एक जोड़ी जूते से कि वो 2 जोड़ी चमड़े खरीद पाया। ओके। द शू मेकर कट आउट द 2 पेयर्स ऑफ शूज एंड सेड टू हिज वाइफ, टुमारो आई विल सीव देम अगेन। देखिए उसने क्या किया, वो दोनों जो चमड़े लेदर वो लेकर के आया था 2 जोड़ी जूतों के लिए, उसने वो पूरा का पूरा काटा और उसके बाद उसे वैसे ही उसने रख दिया और अपनी वाइफ से क्या कहा, टुमारो आई विल सीव देम,
मैं इसे कल सियूंगा, जैसे उसने पिछली बार कहा था। नेक्स्ट डे when the shoemaker went into his shop, he was again surprised to see two pairs of shoes beautifully finished. Next day, अगले दिन, when the shoemaker went into his shop, जब shoemaker अपनी शॉप में गया, he was again surprised, तो वो फिर से again सरप्राइज, आश्चर्यचकित हुआ, फिर से वो सरप्राइज हुआ। क्यों? टू सी टू पेयर्स ऑफ शूज, वहाँ उसने 2 जोड़ी जूते देखे, ब्यूटीफुली फिनिश, जो कि बहुत ही सुंदर ढंग से जिनका काम किया गया था। द शूज वर वेरी वेल मेड, पिछली बार की तरह शूज एकदम बहुत बढ़िया बने हुए थे, विद वेरी फाइन स्टिचेस, उसी तरह की शानदार सिलाई थी उनकी। ही वॉज सरप्राइज, वो आश्चर्यचकित रह गया। ही शोड देम टू हिज वाइफ, शो मतलब होता है दिखलाना, दिखाना। उसने उन जूतों को अपनी वाइफ को दिखाया, हु वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड टू सी सच फाइन पेयर्स ऑफ शूज। अब उसकी वाइफ भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुई उतने सुंदर जूतों को देख करके। शी सैड, उसने कहा, दीज शूज आर वेरी फाइन, ये जूते बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं। एंड द स्टिचेस आर एक्सीलेंट, और जो इसकी सिलाई है वो बहुत एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट, शानदार। दे विल ब्रिंग गुड मनी, ये हमारे लिए अच्छे पैसे लाएंगे। ब्रिंग मतलब लाना, ये अच्छे पैसे लाएंगे, मतलब जब हम इनको बेचेंगे तो इनसे हमें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। एक मिनट, मैं जरा पेज बदल लूं। चलिए, अब द शू मेकर वेंट टू द मार्केट एट वंस, उसी समय, शू मेकर उसी समय मार्केट गया। एंड सोल्ड द 2 पेयर्स ऑफ शूज, और उसने उन दोनों जोड़ी जूतों को बेचा। सेल का अर्थ होता है बेचना, और सोल्ड हुआ बेचा, ये हम लिखते हैं सेल, सेल मतलब होता है बेचना, सोल्ड हो गया बेचा। फॉर अ गुड प्राइस, प्राइस मतलब कीमत, गुड मतलब अच्छा, और उसने बड़ी अच्छी कीमत में उन जूतों को बेच दिया। विद द मनी ही बॉट लेदर फॉर 4 पेयर्स ऑफ शूज, अब जो पैसे उसे उस 2 जोड़ी जूतों को बेचने के बाद मिले, उन पैसों से उसने क्या किया, 4 जोड़ी जूतों के लिए उसने लेदर खरीदा। ही कट आउट द लेदर, उसने लेदर को काटा। एंड सेड टू हिज वाइफ, और अपनी वाइफ से कहा, टुमारो आई विल सीयू देम, कल मैं इन्हें सियूंगा। बस उसने अपनी बात को रिपीट किया जैसा पिछली 2 बार उसने किया था। द शू मेकर गॉट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, गॉट अप जो है वो गेट अप का सेकेंड फॉर्म होता है। गेट अप मतलब उठना, जागना। गॉट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब शू मेकर जो है अगली सुबह उठा। एंड वेंट टू हिज शॉप, और क्या किया, वो सीधे अपनी शॉप में गया। शॉप मतलब तो मालूम है ना आप सबको। वॉट डिड ही फाइंड, उसने वहां क्या पाया या क्या देखा। वंस अगेन, वंस अगेन मतलब हुआ एक बार फिर। वंस अगेन ही फाउंड दैट
his work had already been done. Already. उसका काम पहले से ही हो चुका था. वो शॉप में जाकर देखता है तो उसे फिर से 4 जोड़ी जूते दिखाई पड़ते हैं. 4 pairs of beautiful shoes were lying ready made on the table. 4 जोड़ी सुंदर जूते वर लाइंग पड़े हुए थे. कहाँ? रेडीमेड ऑन द टेबल. टेबल पर पड़े हुए थे. कैसे? रेडीमेड, बने बनाए, तैयार. तैयार 4 जोड़ी जूते टेबल पर रखे हुए थे. दे वर परफेक्टली मेड विथ वेरी फाइन स्टिचेस. पहले की तरह वो एकदम परफेक्टली बने हुए थे. फाइन स्टिचेस थे, अच्छी सिलाई थी. एंड वर सोल्ड वेरी क्विकली इन द मार्केट. क्विकली, तेजी से. और वो बहुत तेजी से मार्केट में बिक गए. Every day the shoemaker would get up and go into his shop. हर सुबह, हर दिन shoemaker उठता था और अपनी दुकान में जाता था. There he would find his work already done for him. और वहाँ वो क्या पाता था कि उसका काम तो वहाँ पर ऑलरेडी हो चुका रहता था. वो जिस काम को अधूरा छोड़ता था उसका काम रातों रात पूरा हो जाता था. The shoes were always very nicely made. शूज जो है ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा. द शूज वर ऑलवेज वेरी नाइसली मेड. बहुत ही अच्छे बने हुए होते थे. द शू मेकर बिकेम वेरी फेमस. फेमस का अर्थ होता है पॉपुलर, प्रसिद्ध. फेमस के लिए आपने ये शब्द भी सुना होगा, पॉपुलर. इसमें आ नहीं रहा. तो वो फेमस, प्रसिद्ध, पॉपुलर. वो शू मेकर जो है बिकेम, बिकम मतलब बनना, बिकेम मतलब बन गया या हो गया. वो शू मेकर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, प्रसिद्ध हो गया. सून, सून का अर्थ होता है जल्दी ही. ठीक. सून एवरीबडी वॉन्टेड टू बाई शूज फ्रॉम हिम. एवरीबडी, हर कोई. वॉन्टेड, वॉन्ट मतलब चाहना, वॉन्टेड मतलब चाहते थे. सून एवरीबडी वॉन्टेड टू बाई शूज फ्रॉम हिम. बहुत जल्दी ही ऐसा हुआ कि हर कोई उससे शूज खरीदना चाहता था. हिज शूज वर वेरी हिज शूज वर सो वेरी वेल मेड. उसके जूते बहुत अच्छे बने हुए होते थे. That even the queen of the country wore them. और वो इतने सुंदर थे कि वहाँ उस देश की जो रानी थी, क्वीन ऑफ द कंट्री, क्वीन मतलब रानी, कंट्री मतलब देश, उस देश की जो रानी थी उसने भी उन जूतों को वोर देम, वोर, वियर, वियर मतलब पहनना, वोर मतलब पहना, वहाँ की रानी ने भी उन जूतों को पहना. शी वॉज वेरी प्लीज्ड. प्लीज्ड मतलब आनंदित होना, खुश होना. ओके. विद द शूज, वो उन जूतों से बहुत खुश हुई. शी कॉल्ड द शू मेकर. अब रानी ने क्या किया, उनको जब जूते बहुत पसंद आए तो उन्होंने शू मेकर को बुलाया, कॉल्ड, बुलाया. एंड gave him 100 gold pieces. और शूमेकर को बुलाकर रानी ने क्या किया, उपहार में उसे 100 सोने के टुकड़े दिए. या अब वो टुकड़े जो है वो मोहर हो सकती है, सिक्के, उन्हीं का प्रचलन था पहले, तो उन्होंने उनको 100 सोने के मोहर दिए या सिक्के दिए. The shoemaker remained poor. Give your opinion. Opinion मतलब होता है विचार. The shoemaker remained poor. क्या shoemaker अभी भी गरीब था?
गिव योर ओपिनियन, इस बात पर आप अपने विचार दीजिए। आगे चलते हैं। द शूमेकर ग्रेव वेरी रिच, शूमेकर बहुत रिच हो गया, बहुत अमीर हो गया। वन डे, एक दिन, he and his wife made up their minds to find out who made the shoes। अब एक दिन उसने एंड उसकी वाइफ ने मेड अप देयर माइंड्स, अपना विचार बनाया, इन्होंने अपने दिमाग को तैयार किया। टू फाइंड आउट, फाइंड आउट मतलब होता है ढूंढना, खोजना, तलाशना। उन्होंने फाइंड आउट करने का निर्णय लिया। हु मेड द शूज, किसका, ये जूते आखिर को बनाता कौन है, ये वो जानना चाहते थे और उन्होंने उनको ढूंढने का निर्णय लिया। दे सैड टू ईच अदर, दे सैड उन्होंने कहा, क्या कहा, टू ईच अदर मतलब एक दूसरे से। उन्होंने एक दूसरे से कहा, वी मस्ट फाइंड आउट हु मेक्स द शूज, हमें ज़रूर ढूंढना चाहिए कि ये जूते हमारे लिए कौन बनाता है। सो व्हेन नाइट केम, तो जब रात हुई, दे वेंट इनटू द शॉप, रात में वो दोनों के दोनों शॉप में गए। देयर दे हिड देमसेल्व्स, हिड हाइड का सेकेंड फॉर्म होता है। हाइड का अर्थ होता है छुपना, हाइड मतलब छुपना। आप लोग खेलते होंगे हाइड एंड सीक गेम, या एक बिस्किट भी आती है हाइड एंड सीक, तो बस ये वही वाला हाइड है और उसका सेकेंड फॉर्म है हिड। हिड मतलब छुप गए। देयर दे हिड देमसेल्व्स बिहाइंड द कर्टन्स, कर्टन्स होता है पर्दा, पर्दे, और बिहाइंड मतलब पीछे। तो उन्होंने खुद को, देयर दे हिड देमसेल्व्स, उन्होंने खुद को छुपा लिया, कहाँ, बिहाइंड द कर्टन्स, पर्दे के पीछे। फ्रॉम देयर दे कुड वॉच द बेंच, अब वहाँ से वो दोनों वॉच कर सकते थे उस बेंच को। वॉच करना मतलब देखना, उस पर नज़र रख सकते थे उस बेंच पर। कौन से बेंच पर, द बेंच ऑन विच द लेदर फॉर शूज वॉज कैप्ट, रोज की तरह उसने चमड़ों की कटिंग की थी और उसको जिस बेंच पे उसने रखा था वहाँ से उनको पर्दे के पीछे से वो बेंच वाली जगह नज़र आ रही थी जहाँ पर जूते रखे हुए थे। What do you think, देसा, आपको क्या लगता है उन्होंने क्या देखा? तो उन्होंने तो जो भी देखा होगा उसके बारे में हम कल बातें करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप कल का इंतज़ार कीजिए पार्ट 2 का, जिसमें मैं इस कहानी का बाकी हिस्सा आपको बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।